जो हमारा रियासतों वाला पार्ट चल रहा था उसमें हमने कल की क्लास में 4 रियासत को कवर कर लिया था, जिसमें हमने मुख्य रूप से देख लिया था जो राजनांदगांव, हमारा छुई खदान, खैरागढ़, कवर्धा, ये 4 रियासत को हमने कल की क्लास में देखा था। आज की क्लास में भी जो है हम 3 रियासत कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सारंगगढ़, रायगढ़ और शक्ति। ठीक है, ये जो सभी रियासत थी ये संबलपुर की गडजात जमींदारी के अंतर्गत हमने पहले देखा था, उसके अंतर्गत वाली रियासतें हैं। आज जो हम 3 ही रियासत कवर कर रहे हैं क्योंकि मेरा थोड़ी तबियत ठीक नहीं चल रहा है, गले में दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण जो है मैं गैप करता, लेकिन क्या है कि पिछले भी थोड़े दिन पहले क्लास जो है परसों गैप हुआ था, तो और पेपर भी नजदीक है, तो हमारा कुछ नुकसान ना हो इसी के लिए जो है हम इस क्लास में 3 ही रियासत को अभी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं सारंगगढ़ रियासत को। तो सारंगगढ़ रियासत जैसे कि आपको पता है 202 वर्ग मील क्षेत्रफल में फैला हुआ था। सारंगगढ़ में जो सारंगगढ़ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सारंग और गढ़। सारंग का अर्थ होता है बांस का पेड़ और गढ़ का मतलब होता है किला, यानी आप बोल सकते हो कि बांस का किला। सारंगगढ़ का शाब्दिक अर्थ है बांस का किला। ठीक है, कभी कभी में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, नांदगांव में नांद का अर्थ होता है चींटियों का टीला, पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है व्यापम में। वैसे सारंगगढ़ का अर्थ है बांस का किला। ठीक है, तो आपको याद रखना है। वैसे इस क्षेत्र के आसपास जो है वो सारंग के पेड़ जो है यानी बांस के पेड़ बहुत मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए इस क्षेत्र को सारंगगढ़ बोला जाता है, ये भी एक मान्यता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सारंगगढ़ का जो राजवंश है वो उसका वंश कौन सा है, राजगोंड वंश है। ठीक है, हमने कल भी ऐसे देखा था कई सारे वंश का, तो सारंगगढ़ का जो वंश है वो है राजगोंड वंश। ठीक है, अब यहाँ पर सारंगगढ़ के अंतर्गत क्षेत्र में ही उस समय एक पहाड़ी पड़ती थी जिसको बोला जाता था चावर ढाल की पहाड़ी या चवर ढाल की पहाड़ी। ठीक है, जो कि राजनांदगांव मुख्य रूप से रायगढ़, सारंगगढ़ ये वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। तो जो चावर ढाल की पहाड़ी है, तो सारंगगढ़ रियासत के अंतर्गत उस समय चावर ढाल की पहाड़ी का कुछ क्षेत्र आता था, जहां पे शैलाश्रय भी स्थित थे, यानी शैल चित्र वाली गुफा जो है वो भी स्थित थी, जिसमें मुख्य रूप से चावर ढाल की पहाड़ी में जो है जो गुफा स्थित थी उसका नाम था सिंगनपुर की गुफा। तो सिंगनपुर का जो शैल चित्र है वो चावर ढाल की पहाड़ी में स्थित है, वो उस समय सारंगगढ़ रियासत के अंतर्गत आता था, जिसकी खोज करने सर्वप्रथम 1910 में जो है एंडरसन आए थे, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसी से थोड़ी दूर में ही जो है कबरा पहाड़ भी स्थित है, लेकिन जो मेन रूप से सारंगगढ़ के अंतर्गत उस समय आ रहा था वो चावर ढाल की पहाड़ी का शैल चित्र सिंघनपुर वाला क्षेत्र आ रहा था। अगर आपने अभी वर्तमान में क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें पूछा भी है कि कौन सा शैल चित्र जो है मतलब वो जो है चावर ढाल की पहाड़ी में आता है, तो सिंघनपुर आता है, उससे थोड़ी दूर में जो है कबरा पहाड़ी अलग है। ठीक है, तो सिंघनपुर वाला जो है वो चावर ढाल की पहाड़ी के अंतर्गत आता था उस समय। अगला हम देखते हैं कि जो सारंगगढ़ का इतिहास किस तरीके से रहा है, वो थोड़ा सा पाठ हम देख लेते हैं। तो एक जो कलचुरी शासक थे, आपको पता है कलचुरी में अंधकार काल का भी समय आया था, तो उस समय जो बाबू रेवाराम थे, ठीक है, उनके द्वारा तारिके हैहवंशी नामक हस्तलिखित एक बुक मिलती है। तो उस हस्तलिखित बुक में जो अंधकार काल में उन्होंने एक शासक का नाम बताया है जिसका नाम था नरसिंह देव। ठीक है, जो नॉर्मल बुक में हम नहीं पढ़ते हैं। तो जो नरसिंह देव जो है वो कलचुरी के रतनपुर के शासक थे, ऐसा तारिके हैहवंशी में बाबू रेवाराम ने लिखा है। तो नरसिंह देव के ऊपर क्या होता है, अब ये 1225 से 1255 के मध्य शासक रहे हैं, ऐसा बाबू रेवाराम ने बताया है। उसके नरसिंह देव के समय चंदेल वंश के एक शासक रहते हैं रणधीर साय, वो इसमें आक्रमण कर देते हैं नरसिंह देव के ऊपर। तो नरसिंह देव के उस समय सेनापति का नाम रहता है जगदेव साय, कहीं कहीं पर नरेंद्र साय भी नाम मिलता है। ठीक है, जगदेव साय या नरेंद्र साय कहीं कहीं पर नाम मिलता है। तो ये अपने सेनापति को भेजते हैं इनको हराने के लिए। तब जगदेव साय या नरेंद्र साय जो है यहाँ पर जाते हैं रणधीर साय को हराने के लिए और इनको हरा देते हैं, जिससे नरसिंह देव जो है काफी प्रसन्न हो जाते हैं। और सारंगगढ़ जो क्षेत्र रहता है, वो सारंगगढ़ का क्षेत्र जो है पहले कलचुरियों के अधीन था, वो क्षेत्र दे देते हैं जगदेव साय या नरेंद्र साय को। ठीक है, अब ये जो है और इस क्षेत्र के इनको दीवान बना दिया जाता है। तो इस तरीके से सारंगगढ़ का जो क्षेत्र रहता है वो इनके पास आ जाता है, जगदेव साय या नरेंद्र साय।
तो सारंगगढ़ के संस्थापक कौन थे पूछा जाए तो नरेंद्र शाह या जगदेव शाह, जो आपके ऑप्शन में है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो लेकिन नॉर्मल बुकों में नरेंद्र शाह मिलता है तो उसको आप लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, इसके पहले ये लांजी क्षेत्र के रहने वाले थे, यानी जो भंडारा जिला है उसके अंतर्गत महाराष्ट्र में ये रहने वाले थे, वहां से ये कलचुरी दरबार में आए हुए थे। क्लियर है, और यहां से जब से सारंगगढ़ का क्षेत्र इनको दिया गया तो जो यहाँ के शासक थे कलचुरी, वो इनसे 1150 रुपए कर की वसूली करते थे इस क्षेत्र से। क्लियर है, अब जो है एक बार क्या होता है, जो नागपुर के शासक रहते हैं, भोसला वंश के शासक, वो कटक अभियान में जाते रहते हैं। तो जब वो कटक अभियान में जाते हैं तो बीच में फूलझार नाम की एक जमींदारी पड़ती है, वहां के राजा जो रहते हैं वो नागपुर के शासकों का मार्ग रोक लेते हैं, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में बिंबाजी भोसले का शासन चलता रहता है। तो बिंबाजी भोसले क्या करते हैं, इनको सारंगगढ़ के जो दीवान रहते हैं उनको बोलते हैं कि आप जाइए और वहां से वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आप उनको दूर कीजिए, उनको और जो नागपुर के भोसला शासकों के मार्ग को खोलने का प्रयास कीजिए। तब यहाँ सारंगगढ़ के दीवान जाते हैं जिसका नाम रहता है कल्याण शाह, यानी उस समय कल्याण शाह नाम के व्यक्ति जो है वो सारंगगढ़ के दीवान रहते हैं। ठीक है, तो कल्याण शाह जाते हैं और उस मार्ग को खुलवाते हैं, जिसके बाद जो है नागपुर के भोसला शासकों की सेना आगे बढ़ती है। क्लियर है, जिसके बाद जो है इनसे प्रसन्न होकर बिंबाजी भोसले इनको राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, यानी अब ये दीवान ना रहकर हो जाते हैं राजा, यानी जमींदार बन जाते हैं। ठीक है, बिंबाजी भोसले के शासनकाल में। इसके बाद जो है 1778 में यहाँ के जो प्रमुख रहते हैं उनका नाम रहता है विश्वनाथ साय, यानी सारंगगढ़ के प्रमुख रहते हैं विश्वनाथ साय। तो इस समय क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल जिनका नाम रहता है अलेक्जेंडर इलियट, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल जिनका नाम रहता है अलेक्जेंडर इलियट, उनको जो है ब्रिटिश सरकार नागपुर के दरबार में बुलाती है। वो जो है बंगाल से नागपुर जाते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा नागपुर दरबार में बुलाया जाता है। तो जब ये जाते रहते हैं, इन्हीं रियासतों से होकर गुजरते हैं, तो इनकी जो है रास्ते में इनको फीवर आ जाता है, और फीवर आने के कारण जो अलेक्जेंडर इलियट की मृत्यु हो जाती है। तो अलेक्जेंडर इलियट की जो बॉडी रहती है, कोई भी रियासत के राजा या जमींदारी जो रहते हैं वो उनको दफनाने के लिए तैयार नहीं रहते। इसी के लिए क्या करते हैं, जो विश्वनाथ साय रहते हैं सारंगगढ़ के प्रमुख, वो अलेक्जेंडर इलियट को जमीन देते हैं, मतलब अलेक्जेंडर इलियट की बॉडी को दफनाने के लिए जमीन देते हैं, वो सालेर नामक जगह में देते हैं। ठीक है, सारंगगढ़ के अंतर्गत उस समय सालेर जगह आ रही थी, तो सालेर नामक जगह में जो है अलेक्जेंडर इलियट की जो बॉडी है उसको दफनाया जाता है, और वो उसका जो कब्र है उनकी वो आज भी वहां पर मौजूद है। अगला देखते हैं, जब संग्राम सिंह शासक बने सारंगगढ़ के, तो संग्राम सिंह शासक बने तो उस समय जो है इस जमींदारी को जो है रियासत का दर्जा दिया गया 1867 में। तो संग्राम सिंह के समय सारंगगढ़ को रियासत का दर्जा मिला। और विलीनीकरण, जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था भारत संघ में, तो वहां के राजा थे नरेश चंद्र सिंह, जिन्होंने विलीनीकरण के समय यहाँ के शासक थे। ठीक है, तो जब अंतिम शासक बोला जाए जो विलीनीकरण के समय शासक कौन थे, तो राजा नरेश चंद्र सिंह थे, जिन्होंने साइन किया था विलीनीकरण के पत्र में। क्लियर है, तो यहां पर इतना ही हमको सारंगगढ़ रियासत से पढ़ना है। 2-3 चीज आपको गौर करना है कि इनका वंश क्या था, राजगोंड था। सारंगगढ़ का अर्थ जो होता है बांस का किला होता है। इसकी जो क्षेत्रफल है 202 वर्ग मील है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ये पता होना चाहिए इनके संस्थापक कौन है, जगदेव शाह या नरेंद्र शाह। रियासत का दर्जा मिला तो संग्राम सिंह शासक थे, विलीनीकरण के समय राजा नरेश चंद्र सिंह शासक थे। क्लियर है, तो ये होता है सारंगगढ़ रियासत। अब हम देखते हैं रायगढ़ रियासत। रायगढ़, या आप बोल सकते हो रायगढ़ उस समय जमींदारी थी। तो रायगढ़ जो है 1486 वर्ग मील में फैला हुआ है रायगढ़ का क्षेत्रफल। रायगढ़ का जो इतिहास है वो अंधकारमय है। कैसे इसको जमींदारी का दर्जा मिला ये कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। आज तक इतिहासकारों को भी ये जानकारी नहीं लग पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राय का अर्थ होता है राई नाम का पेड़। तो राई नाम का एक कांटेदार वृक्ष इस जगह में बहुत ज्यादा पाया जाता था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है रायगढ़ पड़ा। ठीक है, तो राय नामक कांटेदार वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को रायगढ़ कहा जाने लगा। यहाँ पर जो है कौन सा वंश था, गोंड राजवंश, यानी राजगोंड वंश जो यहाँ पर भी हमने पढ़ा सारंगगढ़ में, वही उसी टाइप का राजगोंड वंश के ही जो भी रायगढ़ है वो भी राजगोंड वंश का है। इसके संस्थापक है मदन सिंह।
ठीक है, केवल पता चलता है कि मदन सिंह नामक व्यक्ति जो है यहाँ पर मुख्य रूप से इस क्षेत्र में शासक थे। ठीक है, तो मदन सिंह इसके जो है संस्थापक हैं, जो कि चांदा से संबंधित है। चांदा यानी आपके महाराष्ट्र क्षेत्र से। तो देखिए, पेपर में आजकल इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा शासक कहां से संबंधित था, तो आपको याद रखना है। जैसे हमने कहीं में मंडला पढ़ा, सारंगगढ़ में लांजी पढ़ा, यहाँ पे चांदा पढ़ा। ठीक है, तो ये चांदा से संबंधित थे मदन सिंह, जो कि गोंड राजवंश से संबंधित है, राजगोंड वंश से बोल सकते हैं। लेकिन इनको जमींदारी का दर्जा कैसे मिला, इन्होंने क्या किया, उसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। यह रायगढ़ के ही एक शासक बनते हैं जिसका नाम रहता है देवनाथ सिंह। जब देवनाथ सिंह यहाँ के जमींदार बनते हैं, तो देवनाथ सिंह क्या होता है कि इस समय बरगढ़ के राजा अजीत सिंह का विद्रोह होता है। यानी बरगढ़ के राजा अजीत सिंह का विद्रोह होता है अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस विद्रोह को दबाने के लिए देवनाथ सिंह की मदद मांगते हैं 1833 में, और देवनाथ सिंह जो है अंग्रेजों की सहायता करते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देवनाथ सिंह जो है वो अंग्रेजों की सहायता किए थे बरगढ़ के राजा अजीत सिंह के विद्रोह को दबाने में 1833 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जब 1857 की क्रांति आती है, उस समय भी रायगढ़ के जो जमींदार रहते उनका नाम रहता है देवनाथ सिंह। ये जो है संबलपुर का विद्रोह और उदयपुर का विद्रोह, हम जब पढ़े थे आपने देखा होगा कि देवनाथ सिंह से वो मदद मांगते हैं। ठीक है, तो संबलपुर का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह को भी दबाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है? तो 1857 की क्रांति के समय देवनाथ सिंह ने रायगढ़ के जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी। अगला है जो यहाँ के एक शासक बनते हैं जिसका नाम है घनश्याम सिंह। ठीक है, जब घनश्याम सिंह यहाँ पे शासक बनते हैं, तब इस समय जो है जो रायगढ़ जमींदारी थी उसको रियासत का दर्जा दिया जाता है 1867 में। तो 1867 में रायगढ़ और सारंगगढ़ दोनों को रियासत का दर्जा मिलता है। उस समय यहाँ के जो रियासत के प्रमुख रहते हैं या सामंत बोल लीजिए, घनश्याम सिंह रहते हैं। क्लियर है? घनश्याम सिंह के समय ही 1874 में, घनश्याम सिंह के समय ही 1874 में किसानों का आंदोलन होता है। ये किसान आंदोलन जो होता है वो पट्टा नवीनीकरण की मांग के लिए होता है। ठीक है, यानी जो गौटिया रहते थे वहां पे जमींदारी में, जो गांव के प्रमुख होते थे, उनको जमीन का मालिकाना हक था, तो वो अपने जो पट्टे में उनको जमीन मिली हुई थी उसके नवीनीकरण के लिए मांग कर रहे थे, क्योंकि नवीनीकरण से जो है मतलब जो पुराने कानून चले आ रहे थे उससे गौटियाओं को नुकसान हो रहा था। इसी के लिए जो है पट्टा नवीनीकरण की मांग के लिए 1874 में किसान आंदोलन हुआ। घनश्याम सिंह ने कुछ सुधार किया, लेकिन वो सुधार उतना अच्छा नहीं था जिससे ये किसान आंदोलन शांत हो गए, इसलिए किसान आंदोलन घनश्याम सिंह के बाद भी चलता रहा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि रायगढ़ रियासत में जो है किसान आंदोलन हुए हैं। आपसे पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी रियासतों में किसान आंदोलन हुए हैं? तो रायगढ़ रियासत में किसान आंदोलन हुआ है 1874 में पट्टा नवीनीकरण मांग के लिए। फिर आते हैं भूपदेव सिंह। ठीक है, भूपदेव सिंह जब यहाँ रियासत के प्रमुख रहते हैं, तो 1894 में भूपदेव सिंह जो है रायगढ़ रियासत के प्रमुख बनते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध चलता रहता है, तो प्रथम विश्व युद्ध में भूपदेव सिंह जो रहते हैं वो अंग्रेजों को मदद करते हैं, आर्थिक रूप से भी, सैन्य रूप से भी, यानी सैनिक भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। तो इससे प्रसन्न होकर जो है अंग्रेज इन्हें राजा बहादुर की उपाधि देते हैं 1911 में। तो जो भूपदेव सिंह रहते हैं उनको राजा बहादुर की उपाधि अंग्रेज देते हैं 1911 में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों की मदद किए रहते हैं। ठीक, भूपदेव सिंह के समय ही जो है 1913 में किसान आंदोलन होता है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, पट्टा नवीनीकरण जैसे मैंने बताया वो आगे भी चलता रहता है। तो 1913 में भी किसान आंदोलन भूपदेव सिंह के समय भी होता है। ठीक, इसके बाद जो है नटवर सिंह शासक बनते हैं। नटवर सिंह के बाद आते हैं चक्रधर सिंह, जो कि भूपदेव सिंह के बेटे ही रहते हैं और नटवर सिंह के भाई रहते हैं। तो चक्रधर सिंह जो है वो शासक बनते हैं 1924 से 1947 तक चक्रधर सिंह रहते हैं। चक्रधर सिंह जो है वो कत्थक के महारत उनको हासिल थी, यानी कत्थक के निपुण थे, तबला वादन करते थे। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है कि चक्रधर सिंह जो है निम्न में से कौन सी कला में पारंगत थे? तो कत्थक कला में और तबला वादन में पारंगत थे। ठीक है, 1936 में जो है वो वायसराय लिनलिथगो के सामने जो है तबला वादन करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर जो है जो लिनलिथगो रहते हैं वो जो है चक्रधर सिंह को जो है यहाँ पर संगीत सम्राट की उपाधि देते हैं। कई बार पेपर में कंफ्यूजन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत सम्राट की उपाधि किसके लिए मिली थी?
तबला वादन के लिए, कत्थक के लिए, तो आपको याद रखना तबला वादन से प्रसन्न होकर लिनलिथगो ने उनको संगीत सम्राट की उपाधि दी थी 1936 में। अब यहाँ पर जो चक्रधर सिंह है उनके शिष्य रहते हैं, जो मेन शिष्य रहते हैं पंडित कार्तिक राम। ठीक है, पंडित कार्तिक राम जो कि कत्थक सीखते हैं इनसे। ठीक है, चक्रधर सिंह से। और कौन कौन से रायगढ़ घराने से संबंधित जो है उनका नाम देख लेते हैं। बर्मन लाल रायगढ़ घराने से संबंधित रहे हैं, कल्याण दास रायगढ़ घराने से संबंधित रहे, फिरतू वैष्णव या इनको फिरतू महाराज बोलते हैं, ये रायगढ़ घराने से संबंधित रहे हैं। कार्तिक राम जैसे मैंने बताया ये रायगढ़ घराने से रहे हैं। ठीक है, तो प्रमुख है कार्तिक राम, बर्मन लाल, कल्याण दास, फिरतू वैष्णव और रामलाल। रामलाल भी रायगढ़ घराने से रहे हैं। अब इनके जो है इन्होंने कत्थक के ऊपर ही चक्रधर सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था यहाँ पर नर्तन सर्वस्व, जो कि कत्थक के ऊपर ही लिखा हुआ ग्रंथ है नर्तन सर्वस्व। ये आपको याद रखना है, चक्रधर सिंह ने लिखा था। और भी बुक है उनकी इंपॉर्टेंट है नर्तन सर्वस्व, जो कि कत्थक के ऊपर ही लिखा हुआ है। जो चक्रधर सिंह में रायगढ़ घराने से संबंधित जो कत्थक के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उनके ऊपर 1993 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी जिसका नाम था अनुकंपन। ठीक है, अनुकंपन क्या है? अनुकंपन है जो चक्रधर सिंह के जो रायगढ़ घराना था उससे संबंधित शॉर्ट फिल्म, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी जो जिसका नाम था अनुकंपन 1993। जब यहाँ पर चक्रधर समारोह चालू हुआ तो चक्रधर समारोह में जो है रायगढ़ में जो होता है गणेश चतुर्थी के आसपास, उसमें अनुकंपन फिल्म का भी दिखाया जाता था, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, लगभग 1 घंटे की थी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि चक्रधर सिंह के समय भी जो है किसान आंदोलन हुए थे, और चक्रधर सिंह के समय जब किसान आंदोलन बढ़ते जा रहे थे तब अंत में 1945 में किसानों की मांगों को मान लिया गया और 1945 में किसान आंदोलन शांत हो गया। यानी रायगढ़ घराने में जो किसान आंदोलन था वो 1945 में शांत हो गया था। क्लियर है? तो इतना है हमारा रायगढ़ घराने से संबंधित। और जैसे कि मैंने बताया चक्रधर समारोह गणेश चतुर्थी के आसपास होता है, तो आपको याद रखना है कि चक्रधर समारोह होता है किसके लिए मनाया जाता है? चक्रधर सिंह की याद में। और जब राजोत्सव होता है तो चक्रधर के नाम पर जो है पुरस्कार भी दिया जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं शक्ति रियासत। शक्ति रियासत जो है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत है। 138 वर्ग मील के आसपास इसका क्षेत्रफल आता है। इनका भी वंश जो है वो राजगोंड वंश है। यानी राजगोंड वंश से आज जो हम तीनों पढ़े हैं जो संबलपुर के गड़जात जमींदारी के अंतर्गत आ रहे थे, तीनों ही जो है वो राजगोंड वंश से संबंधित है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर इनका इतिहास कैसा है वो देख लेते हैं कि एक संबलपुर के शासक थे जिनका नाम था कल्याण शाह। कल्याण शाह के 2 सेनापति थे जिसका नाम था हरि और गुज्जर। ठीक है, तो कल्याण शाह के 2 सेनापति थे जो संबलपुर के प्रमुख थे, हरि और गुज्जर। तो हरि और जब कल्याण शाह को यह पता चलता है कि उनके सेनापति के पास जो तलवारें हैं वो लकड़ी की बनी हुई है, तो वो इससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं कल्याण शाह, और हरि और गुज्जर को बुलाकर बोलते हैं कि अभी दशहरा का पर्व आने वाला है। अब दशहरे पर्व में जो देवी के सामने हम भैंसों की बलि चढ़ाते हैं, तो आप इस बार जो भैंसों की बलि है वो आप चढ़ाएंगे और भैंसों का जो सर काटा जाएगा वो आपकी लकड़ी की तलवार से काटा जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। तब जो है दशहरे के दिन जो है हरि और गुज्जर जो रहते हैं वो भैंसों की बलि चढ़ाते हैं और अपनी लकड़ी के वार से ही जो है, लकड़ी की तलवार के वार से ही जो है वो उनकी सर को काट देते हैं एक ही झटके में, जिससे राजा जो है वो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और हरि और गुज्जर को बोलते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हैं, आप मांग सकते हैं। तब हरि और गुज्जर बोलते हैं कि हम कल जो है पैदल निकलना प्रारंभ करेंगे। हम एक दिन में जितनी जगह पैदल चल पाएंगे वो क्षेत्र जो है आप हमको दे दीजिएगा। तो राजा सोचता है कि कितना क्षेत्र चल पाएंगे, ऐसा करके राजा को शंका होती है। तो जो राजा रहता है वो बोलता है ठीक है, आप जितना चलेंगे हम उतनी भूमि आपको दे देंगे। तो वो जो है टोटल 138 वर्ग मील लगभग चलते हैं एक दिन में दोनों भाई मिलकर, और जिसके बाद जो है जो शक्ति का जो पूरा 138 वर्ग मील क्षेत्र है वो इनको दे दिया जाता है और वहीं पर जो है ये अपनी जमींदारी बनाते हैं, शक्ति जमींदारी। यानी शक्ति का जो प्रमुख आप बोल लीजिए जो संस्थापक है वो हरि और गुज्जर 2 भाई हैं। क्लियर है? तो ये है शक्ति से संबंधित। अब जो है इसके बाद जो है इनको रियासत का दर्जा कब मिलता है? जब रणजीत सिंह
जब रणजीत सिंह नाम के जो व्यक्ति रहते हैं वो शक्ति के प्रमुख रहते हैं, तब उनके समय इनको रियासत का दर्जा मिलता है 1865 में। तो शक्ति रियासत को या शक्ति जमींदारी को रियासत का दर्जा मिला है 1865 में। ठीक, और यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है कि जब विलीनीकरण हो रहा था, जब विलीनीकरण हुआ था शक्ति रियासत का, तो उस समय लीलाधर सिंह जो है इसके प्रमुख थे। जैसे यहाँ पर जब विलीनीकरण हो रहा था, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ललित सिंह प्रमुख थे। रायगढ़ के ललित सिंह जो है वो विलीनीकरण पत्र में साइन किए थे, यहाँ पर लीलाधर सिंह जो है वो विलीनीकरण पत्र में साइन किए। एक्चुअल में चक्रधर सिंह की मृत्यु 47 में ही होती है। ललित सिंह जो है वो राज्याभिषेक उनका जनवरी में ही होने वाला रहता है, लेकिन उसके पहले विलीनीकरण हो जाता है, तो विलीनीकरण में ललित सिंह ने उस समय साइन किया था। तो यहाँ पर लीलाधर सिंह जो रहते हैं वो विलीनीकरण पत्र में साइन करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर शक्ति रियासत से एक 2-3 क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। जब यहाँ पर लीलाधर सिंह जब यहाँ शक्ति रियासत के प्रमुख थे, तो उस समय किसानों का आंदोलन हुआ था शक्ति में। जब ये किसानों का आंदोलन शक्ति में हो रहा था, उसके कारण क्या थे वो देख लेते हैं। कृषि नीति से गौटिया व किसान परेशान थे। यानी क्या कर रहे थे कि जो लीलाधर सिंह के समय क्या हुआ, जो पुराने गौटिया थे जिनको जमीन का मालिकाना हक था, उनको अपने जमीन की जो उनको मालिकाना हक था उस जमीन से उनको बेदखल कर दिया गया। क्योंकि अब वहां फसल बोई जा चुकी थी, तो जो गौटिया वहां फसल बुआए थे, अब वो क्या किया, अपनी फसल को काटने लगे। जब फसल को काटने लगे तो जो राजा के द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसके द्वारा जो है उनका जो गौटिया फसल काटने का काम कर रहे थे, जिनको जमीन से बेदखल कर दिया गया था, उन गौटियाओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया और अपनी जमीन का मालिकाना हक वापस पाने के लिए ये किसान आंदोलन हुआ। ठीक है, तो ये फसल काटना प्रारंभ हुआ 20 नवंबर 1947। 20 नवंबर 1947 को राजमहल के सामने एक सभा बुलाई गई किसानों की, जो कि शक्ति राजमहल के सामने ही था। किसानों की सभा हुई, जिसमें प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम आता है वो है श्याम नारायण कश्मीरी। श्याम नारायण कश्मीरी इसमें प्रमुख व्यक्ति जिनका नाम आता है। तो इनके नेतृत्व में सभा होती है और ये किसान आंदोलन ऐसा था, क्योंकि आप देखिए 20 नवंबर 1947 और उसके बाद जो है 1 जनवरी 1948 को तो रियासतों का विलीनीकरण हो जाता है। यानी छत्तीसगढ़ की एकमात्र रियासत शक्ति ऐसी है जिसमें जो है रियासतों के विलीनीकरण के बाद भी शक्ति में जो है किसान आंदोलन चलता रहता है। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है आपसे कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें किसान आंदोलन विलीनीकरण के बाद भी चला, तो वो था शक्ति रियासत। ठीक है, तो 20 नवंबर देखिए आम सभा हो रही है और विलीनीकरण हुआ, उसके बाद भी किसान आंदोलन चलता रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है श्यामा नारायण कश्मीरी, और विलीनीकरण के बाद भी शक्ति रियासत में किसान आंदोलन चला। अब यहाँ पर जो है पुरातत्व से संबंधित भी शक्ति क्षेत्र में चीजें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पुरातत्व संबंधित शक्ति में गुंजी नाम का गांव है, वहां पर एक शिलालेख मिला है। तो जो गुंजी नामक गांव में शिलालेख मिला उसको गुंजी का शिलालेख बोलते हैं, जिसको पढ़ने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लोचन प्रसाद पांडे ने। तो गुंजी का शिलालेख, किरारी के काष्ठ स्तंभ, ये सब पढ़ते हैं, लोचन प्रसाद पांडे ने उसको पढ़ा था। तो जो गुंजी का शिलालेख आपको याद रखना है ईसा की प्रथम शताब्दी का है, यानी ईसा की प्रथम शताब्दी का है और ये पाली भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर गुंजी के गांव में जो है दमऊ दहरा नाम का एक नाला बहता है। दमऊ दहरा नाला जो बह रहा है, यहाँ पर पानी जो है साल भर रहता है, कभी सूखता नहीं, ऐसा बोला जाता है। और दमऊ दहरा नाले में ही एक चट्टान पाई गई थी, उसी में जो है पाली भाषा में जो लेख मिला था उसी को गुंजी का शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है जब लोचन प्रसाद पांडे इस गुंजी क्षेत्र में आए थे इस शिलालेख को ढूंढने के लिए, तो वहां पर जो है यहाँ पर उन्होंने ये कोशिश की कि ये स्थल जो है महाभारत काल से संबंधित है, इसलिए इनके कहने पर अंग्रेजों ने, क्योंकि महाभारत काल में इस क्षेत्र का नाम ऋषभ तीर्थ था जिसका उल्लेख महाभारत में बार बार हुआ है, तो इसी का लोचन प्रसाद पांडे के कहने पर ही जो है इस क्षेत्र का नाम जो है ऋषभ तीर्थ रख दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऋषभ तीर्थ किसके कहने पर रखा गया नाम? लोचन प्रसाद पांडे के नाम पर। अब जो ये शिलालेख मिला है उसमें 4 पंक्तियां मिली है लिखी हुई पाली भाषा में। उसमें जो चारों पंक्तियों में जो है लगभग जो उल्लेख है कि ब्राह्मणों को 1000 गाय दान में दी गई। ठीक है, ये जो
शिलालेख है उसमें 4 पंक्ति मिली और चारों पंक्ति में बताया गया है कि ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी जा रही है। और इस दान में दिए जाने का कारण क्या है कि वो राजा इसको दान में दे रहे हैं जिनको अपनी उम्र लगभग 1000 वर्ष बढ़ानी थी, यानी उम्र बढ़ाने के लिए जो है राजाओं के द्वारा गायों का दान दिया जा रहा है। तो 1000 गायों का दान दिया गया, ये उल्लेख जो है गुंजी के शिलालेख में है। ये वर्तमान में अभी पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था। क्लियर है? तो आपको याद रखना है गुंजी के शिलालेख में ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया कि ऋषभ तीर्थ जो है महाभारत काल से संबंधित, यानी ये क्षेत्र महाभारत काल से संबंधित है, जो कि शक्ति रियासत के अंतर्गत ही पड़ता था। ठीक है, तो यहां पर हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कल आएंगे तो जो बड़ी जितनी रियासतें बची हैं उसको एक साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।